आप लोगों ने सवाल भेजे तजियाकारों से जवाब जानते हैं उनके। मज़े साहब से करते हैं। पहला सवाल बड़ा हॉट इशू है पॉलिटिकल। मज़े साहब, पीपल्स पार्टी इसरार कर रही है कि सैलाब ज़दगान को इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दी जाए, जबकि पंजाब हुकूमत इसकी मुखालफत कर रही है और कह रही है कि BISP को सैलाब में लाने का मुतालबा सियासत है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल इससे मुतालिक बड़ा मानी खेज और अहम बयान दिया है। आपके ख्याल में क्या बेहतर तरीका है? मेरा ख्याल है इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें सियासत की नज़र हो रही हैं। जो उज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं तो पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? पंजाब हुकूमत भी तो यही कर रही है ना। वो भी तो अपनी जो भी चीज़ें रिलीफ पैकेजेस तो बहुत खामोशी से होने चाहिए। जब आप उसमें पब्लिसाइज करेंगे, जब मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ये सब जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके क्या माने हुए? तो जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है, माजी में भी जब 2020 में हुआ था तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही के ज़रिए चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। उसके अंदर जो खामियां हैं, ख़राबियां हैं, उसको पॉइंट आउट किया जाए। लेकिन इस प्रोग्राम को एक खामाखाई गैर ज़रूरी तौर पे पंजाब हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पे इस पे इशू खड़ा करना, ये मेरा ख़्याल है पीपल्स पार्टी और नून लीग की पॉलिटिक्स जो है वो आपस में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। आज भी बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इस हवाले से भी बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि 26 ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो जिस वक्त चीज़ें आ रही हैं उसमें खामख़ाई चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। बेहतर है कि सैलाब, असल चीज़ क्या है, चाहे पंजाब का मामला हो, KP का मामला हो, सिंध का मामला हो, इस वक्त इशू ये है कि सैलाब ज़दगान की उस तरह मदद नहीं हो पा रही। अज़मा बुखारी साहिबा से ज़्यादा ना मैं रात आसमा शिराजी साहिबा के साथ सुन रही थी राना सना साहब। वो कहते हैं कि बड़ा एक कॉम्प्रहेंसिव सर्वे हुआ है पंजाब के अंदर, जो लोग जहाँ जहाँ पर हैं, मुतासिरीन हैं, उनके बारे में पता लगाया है और वो हट के भी हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से। तो उस डेटा से अगर मुस्तफ़ीद हुआ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि आपस में बैठे ना, क्या मरियम नवाज साहिबा और मुराद अली शाह साहब आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते क्या? क्या वफाकी हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी उनकी अलाई है, बजाय इसके कि ये पॉलिटिकल डिबेट में चले गए ना। एब्सोल्युटली। चीज़ ये कि बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल डिबेट में एक ऐसे इशू पे जो इंसानी इशू है, बैठे आपस में बैठे, गुफ्तगू करें, इशू को सॉर्ट आउट करें, रिजॉल्व करें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मज़े साहब। महमल सरफराज साहिबा से सांगला जी। महमल साहिबा, आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में हर 6 में से 1 लड़की 18 साल से पहले शादी के बंधन में बन जाती है। कम उम्री की शादियों से मुतल्लिक कानून मौजूद है, लेकिन इस पर सख्ती से अमल दरामद क्यों नहीं होता? इंतहाई खौफनाक ये जो स्टार्ट सामने आए हैं। ना वाकई बहुत ही ये अलार्मिंग किस्म के स्टैट्स हैं, लेकिन बात वही है कि ये हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं, क्योंकि ये कोई चीज पाकिस्तान में नई तो है नहीं। इसके अंदर एक हमारे यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, फिर उसके अंदर कस्टम, फिर आपको पता है कि इसके अंदर तो इवन रिलीजन भी ले आते हैं लोग जो है ना, इन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए, चाइल्ड मैरिज को। अच्छा, अब मसला क्या है, जिस तरह जो बात हो रही है कि क्या कवानीन कर सकते हैं कि नहीं। सारा मलकानी साहब जून 2025 में एक आर्टिकल में ये बताया था कि सिंध के अंदर तो लॉ है, लेकिन उसके बावजूद जो है सिंध के अंदर 2014 से 2019 में लड़कियों की जो है वो शादियां बढ़ी, यानी कि चाइल्ड मैरिजेज जो है वो ओवरऑल इंक्रीज हुई, उन्होंने देखा कि इन 5 सालों के अंदर। और जो अंडर 15 है उनके वो 1.5% से इंक्रीज हुई, और गर्ल मैरिजेज अंडर 18 जो है वो 2.2% से इंक्रीज हुई। अच्छा, फिर अलीना, ये एक तरफ तो हम बात करते हैं कि ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ये सारा कुछ है। एक और बहुत ही खतरनाक, खौफनाक पहलू है, और खास तौर पे ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक हुआ है। ये आपको याद होगा अल जजीरा के अंदर एक बड़ा ही दर्दनाक किस्म का फीचर, बिल्कुल बिल्कुल, कि माय चाइल्डहुड जस्ट स्लिप्ड अवे, पाकिस्तान मॉनसून ब्राइड्स। अब वो मॉनसून ब्राइड जो है वो ट्रेडिशन और कल्चर के वजह से नहीं, वो गुर्बत की वजह से भी बन रही हैं ये भी चीजें। अब हालांकि ये आपको पता है कि इसके ऊपर बिल्कुल बात होती है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक्चुअली 2018 में कहा था कि पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं वो अक्सर जो है शरिया लॉ जो है ना वो लगा देती है, अप्लाई कर देती है, जब वो इंटरप्रेट करती है कि किसी बच्ची को अगर उसको प्यूबर्टी होगी
होगी है तो क्या वो शादी होनी चाहिए कि नहीं। हमें हालांकि याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत प्लेज किया था कि हम भी उन कंट्रीज में से जिन्होंने कहा था कि 2030 तक 18 साल से कम उम्र की शादियां नहीं होंगी। और हमें ये मालूम है कि जो बच्चियां जिनकी जल्दी शादी होती है वो स्कूल से भी जल्दी ड्रॉप आउट हो जाती हैं, फिर उनको प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनकी बॉडीज अभी डेवलप नहीं होती है। हम यहाँ पर ये बात ही नहीं करते नहीं ना, शायद इसको एक टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन आपको पता है कि बच्चियों के जब एक छोटी बच्ची की शादी होगी 12-13 साल की, फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो वो कैसे यानी कि एक बच्चा इस दुनिया में लेकर आएगी, और उनकी बॉडीज को किस तरह से हेल्थ इश्यूज होते हैं। फिर डोमेस्टिक वायलेंस का इशू बहुत बड़ा हो जाता है अलीना, और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। ये अब असल चीज है। यहाँ पर हमारी जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट भी है, मैं आपको बताती चलूँ कि वो ऐसे मामलात के ऊपर जो है ना बिल्कुल कह देते हैं ये तो प्राइवेट मामला है, लॉ उधर होता है लेकिन लॉ इंप्लीमेंट भी नहीं होता। वो कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस तक को वो कह देते हैं तो प्राइवेट मामला है। चाइल्ड मैरिजेस पे वो ये बात कर देते हैं। अच्छा, दूसरा, चाइल्ड मैरिजेस पे बहुत से लोग पर्दापोशी कर देते हैं, बताते ही नहीं है कि बच्चों की शादियां की हैं। मतलब बड़े बड़े घरानों में, ये हम गरीब घरानों की तो बात करते हैं या इस तरह के हम स्टोरीज तो सामने आती है, लेकिन बड़े बड़े अमीर घरानों के अंदर अलीना अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, पंजाब के अंदर देखें, सिंध के अंदर देखें, बाकी खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान वगैरह में देखें, तो बड़े अमीर खानदान, वेल टू डू खानदान, उनके उधर भी बच्चों की यानी कि 18 साल से कम लोगों की, लड़के और लड़कियों की शादियां हो रही होती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ना बात करता है ना कोई एक्शन लिया जाता है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में हमें जो इस चीज को चेंज करना है वो थ्रू एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, इस सब को मिलाकर करना है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम अपनी बच्चियों की जिंदगियां रिस्क में डाल रहे हैं, और बहुत ही खौफनाक किस्म का रिस्क है लीना। ये आप अपनी फ्यूचर जनरेशन तबाह कर रहे हैं। बेशक। उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, पूछा जा रहा है जुआ और सट्टेबाजी वाली ऐप्स की तशहीर पर मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, हम आजकल देख रहे हैं बड़ा। एक तो पूछा गया आपसे कि मामला असल में है क्या, और जो इदारे इसकी तहकीक कर रहे हैं उन पर फिर ये एतराज़ किया जा रहा है कि वो मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं। तो क्या ये एतराज़ भी दुरुस्त है या इन इदारों का जो तर्ज अमल है वो दुरुस्त है आपकी राय में? अलीना, मेरे ख्याल दोनों बातें दुरुस्त हैं। एक तो ये है कि ये चीजें हो रही हैं, जो एप्स का आपने जिक्र किया वो भी हो रहा है, और दूसरा जो अदारे हैं जो तहकीकात कर रहे हैं वो भी एक मौला जट स्टाइल में चीजें आगे चला रहे हैं। मसला ये है कि ये जो एप्स का मामला है ये इंतहाई संजीदा मामला है। ओवरऑल सोशल मीडिया ने इधर हमारे लिए बहुत सारी सहूलतें पैदा की हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी पैदा किए हैं। और इसमें ये जो एप्स का आप जिक्र कर रही हैं, इसमें जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े एडिक्ट हो रहे हैं, आदी हो रहे हैं। उसमें एक लालच का एलिमेंट भी बहुत ज्यादा है। यानी कि ऐसी ऐसी शिकायत भी सुनने को मिली हैं कि बच्चे घर से एकेडमी की फीस लेकर गए हैं, कोई 3-3 माह उन्होंने फीस जमा नहीं कराई, वो उन्होंने कहीं जुए में लगा दी। बाद में एकेडमी से कंप्लेन हुई कि आपका बच्चा जो है उसकी 3 माह की फीस नहीं आई, तो उन्होंने बताया कि हम तो उसको देकर भेजते हैं, तो पता चला कि वो इसी तरह की किसी ऐप पर लगा दी। लेकिन उनको इधर माइल करने वाले कौन है? एक तो आजकल तो किसी चीज पे यानी कि कोई भी बंदा कुछ सर्च कर सकता है, लेकिन ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, और वो जब करते हैं तो उनको भी पैसे मिलते हैं, और इस सारे अमल में पूरी सोसाइटी जो है उसके लिए एक चैलेंज पैदा हो रहा है। तो इसके कुछ सद्देबाब के लिए तो आई डोंट नो कि कितने स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जरूर लिए जाने चाहिए। ये हमारी जो एक यंग जनरेशन है ये बड़ी एक एंटरप्राइजिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी वल्नरेबल भी है, जो एक अननेसेसरी या ओवर एक्सपोजर हो रहा है, यानी कि वो उस लिहाज से उनकी एक फ्यूचर जो है वो भी एट स्टेक होता है। दूसरा ये है कि जो आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल है कि एक तो बाज़ का जो लोग इनको डील करते हैं खुद इस चीज पे बाज़ का ऐसा भी होता है कि बड़े कन्विंस होते हैं जी कि ये बड़ा गलत हो रहा है, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं इनके बारे में हमें सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए, और उसमें फिर वो एक मौला जट स्टाइल जो है वो भी शुरू हो जाता है। ये हमारी सियासत से शुरू हुआ, अब जो है ब्यूरोक्रेसी में भी आ गया है मेरे ख्याल है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। ये कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। ओवरऑल आपने जो डिसीजंस लेने हैं वो आप लें, जो आपने एक्शन लेना है वो जरूर लें, लेकिन ये है कि आपका अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर होना चाहिए। और सर, एक और एतराज़ जो इसके ऊपर आ रहा था कि बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, वैसे तो सबके खिलाफ अगर अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो रही है तो सभी के खिलाफ होनी चाहिए, चाहे वो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हों या बड़े, लेकिन एतराज़ इसके ऊपर ये आ रहा था कि जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं
उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो बहुत सी बेटिंग ऐप्स को सपोर्ट कर रहे हैं जिनमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर्स जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं उनके ऊपर सिर्फ कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ। तो ये जो सिलेक्टिव कार्रवाइयाँ हैं, इससे मुतालिक आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, और मेरा ख्याल है कि जो जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसकी वजह ये है कि जिसकी एक पब्लिक में एक रसाई ज्यादा है, वो उतना ज्यादा नुकसान कर सकता है ना, उसमें पोटेंशियल ज्यादा नुकसान करने का। तो लिहाजा इसका तो आगाज ही टॉप से होना चाहिए। और अगर आप जो बात बता रही हैं कि जो क्रिकेटर्स वगैरह की, इनके खिलाफ जो है एक्शन, वो तो एक पब्लिसाइज होना चाहिए बाकायदा कि वो कर क्या रहे हैं, कि वो एक उनका एक रोल इन्फ्लुएंसर के अलावा ओवरऑल जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस होता है उनका बाकी इन्फ्लुएंसर से, यूट्यूबर से भी ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग जो हैं इनको तो डिस्करेज करना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। इरशाद भट्टी साहब से सवाल करते हैं। भट्टी साहब, आपके लिए सवाल भेजा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकात सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। जो ट्रंप ने वज़ीर आज़म को सराहा, बॉडी लैंग्वेज थी, थम्स अप का इशारा किया, और फिर अब 1-on-1 मुलाकात भी होने जा रही है। आपकी क्या तवक्कुआत हैं और ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए क्या इम्कानात पैदा कर सकती है? पहली बात तो ये मैडम शेख के पूछना ये था कि ये तवज्जो की मरकज़ कहाँ बनी रही है मुलाकात, और दूसरी बात ये है कि बॉडी लैंग्वेज ट्रंप साहब की तो देखी गई, अपने प्यारे वज़ीर आज़म साहब की बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी गई। 36 सेकंड की इस मुलाकात में मैं दिल की अथाह गहराइयों से शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ट्रंप साहब को 2 जुमले बोलने और हाथ अंगूठा ऊपर करने का मौका दे दिया, वरना वही बोली जा रहे थे। और जो एक्साइटमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, और जो साथ खड़े जिस मोहब्बत और प्यार से इसहाक डार साहब देख रहे थे ट्रंप साहब को, ट्रंप साहब पहली मरतबा उन्हें पता चला कि वो कितने हसीन हैं, खूबसूरत हैं, कितने जाज़बे नज़र हैं। और कमाल की बॉडी लैंग्वेज थी हमारे शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना। लेकिन मैडम शेख, जो अहम मुलाकात होने जा रही है वो है जो अमरीकी वक्त के मुताबिक 4 से 4:30 बजे, आज जो अमरीकी वक्त के मुताबिक, हमारा तो रात गए होगा, हमारा शायद 1 बजे कहा जा रहा है। अहम, हाँ, तो 1 बजे हमारा कि उनका? हमारा शायद 1 बजे हमारा कहा जा रहा है। हमारा जिस भी वक्त हो रही है, रात, हमारे यहाँ रात को मुलाकात होगी वो। जी, हमारे यहाँ रात होगी, वहाँ दिन होगा, सपहर होगी, तो मुलाकात होगी। अब ये मुलाकात बड़ी अहम है। इसमें सुना यह भी जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब भी होंगे, और 2019 के बाद सर ट्रंप से कोई हमारा वज़ीर आज़म मिल रहा है। बहुत अहम मुलाकात है। बदलते हुए इस खित्ते में हालात जैसे बदले हैं, भारत से दूरी, पाकिस्तान से कुर्बत, पाकिस्तान खलीजी ममालिक का पार्टनर, मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत की शिकस्त, और ट्रंप साहब को हमने नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया, और गज़ा मामला, और इस पर जो अमरीकी महकमा ख़ारजा का एक बड़ा मानी खेज़ बयान आया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप खित्ते में अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी क़यादत से मिल रहे हैं। अब जो अमरीकी मफादात हैं ये क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जो सामने की बात है, बहुत सारे ऐसे हैं जो वो अमेरिका ही जानता है या ट्रंप साहब जानते हैं। और ट्रंप साहब जैसे बिजनेसमैन अगर शहबाज शरीफ साहब को थम्स अप कर रहे हैं और आज वो मिल रहे हैं, तो दुआ यही है कि इससे हमें भी कुछ हासिल वसूल हो। हम पहले भी डू मोर पर बहुत नाचे हैं और इतना नाचे हैं कि सब कुछ ही टूट गया हमारा। इस बार दुआ यही है कि हम किसी पराई लड़ाई या पराई जंग या पराए चक्कर में ना पड़ें और अपने मफादात पर फोकस रखें। बड़ा क्रिटिकल टाइम है। चीन भी है जो खित्ते में आगे बढ़ रहा है और ट्रंप साहब को उससे प्रॉब्लम है। गज़ा पे अमन वाला इसराइल वाला भी है, और इसके अलावा ईरान है, इसके अलावा और बड़ी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं बेक वक्त। और इस अनडाउटेबली ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान को इस खित्ते में अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है और क़यादत है वो एक अहम खिलाड़ी अब समझने लगी है। लेकिन इस अहम खिलाड़ी से क्या काम लेना है और इस खिलाड़ी ने क्या काम करना है, यही बड़ा वो पुल सरात है और तनी हुई रस्सी है जिस पर हमें चलकर अपने मफादात को भी देखना है
और ये भी देखना है कि लॉन्ग टर्म में हम कहीं डू मोर की डुगडुगी में फिर ना फंस जाएं।